नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चैत्र नवरात्र पर्व पर मंदिरों में नवरात्र की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। तो वहीं आज नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में आदिशक्ति मां पाटेश्वरी देवी पाटन शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पीठ परिसर स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया। तो वहीं पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद सीएम संचारी रोग दस्तक अभियान की शुरुआत करने के लिए भवनियापुर स्थित हेलीपैड से जनपद सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि इसके पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने भारतीय प्रतिपदा नव संवत्सर 2089 नवरात्र एवं चेटी चंद जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके मंगल जीवन की कामना की है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ चंपावत के पूर्णागिरी धाम पहुंचे। यहां उन्होंने माता के दर्शन किए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करी। पूर्णागिरी पहुंचने पर सीएम धामी ने पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो शुक्रवार से चंपावत के दौरे पर निकले हुए हैं। सबसे पहले वो बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा की। इसके बाद वो पूर्णागिरी धाम दर्शन के लिए पहुंचे। धामी के साथ उनकी पत्नी भी और साथ में उनका परिवार भी माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आज हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के पहले दिन आज माता पूर्णागिरी का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है। आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष की प्रारंभ हो रहा है। तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से, और क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार केशव प्रसाद मौर्य विंध्याचल पहुंचे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। इसके बाद मंदिर के छत पर उन्होंने पत्नी के साथ गुप्त अनुष्ठान भी किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने मंदिर परिसर में विराजमान समस्त देवी देवताओं को चरण स्पर्श करते हुए हवन कुंड में उनके लिए आहुति डाली है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मां विंध्यवासिनी ने बुलाकर दर्शन दिए। तो वहीं डिप्टी सीएम को मां विंध्यवासिनी का चित्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार शाम वाराणसी पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ बैठक हुई और आज काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी हुई है। इन दोनों मंदिरों में पूजन अर्चन के बाद वो मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मिर्जापुर पहुंचे हुए थे। नवरात्रि का प्रथम दिन, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, आज मां के दरबार में आने का सौभाग्य मिला है। मैं मां के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं कि यह सौभाग्य अनेक बार मुझे प्रदान करें और जो भक्त यहाँ पर आए हैं उन सबको भी प्रदान करें। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आज मां के धाम से ही पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासी जो मां के भक्त हैं उन सबको नव संवत्सर की और नवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार सिद्धार्थनगर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का स्वागत किया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम योगी ने जनता को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत नवरात्रि की बधाई देते हुए की। सीएम योगी ने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में काम करने वाले 12 विभागों में तैयारी हुई है। आज भारतीय नव संवत्सर का शुभारंभ का दिन है और जगत जननी मां भगवती दुर्गा की नवरात्रि की पहली तिथि प्रतिपदा की भी है। मैं सबसे पहले आप सबको भारतीय नव संवत्सर
और वासंतिक नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। जब मुझे विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा, तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है, जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1500, 2000, 3000 मौतें हर वर्ष होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी, 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने राजनीति में बड़े संकेत देने शुरू कर दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फॉलो किया। शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव पीएम और सीएम को ही फॉलो करते थे। शिवपाल सिंह यादव अब इन नेताओं को पर्सनली फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के इस कदम से एक बार फिर से राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इससे पहले चर्चा थी कि शिवपाल यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद शिवपाल यादव बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। सूत्रों का यह भी कहना है कि इटावा से दिल्ली जाने के दौरान शिवपाल ने पूर्व विधायक हरिओम यादव से भी मुलाकात की थी। चलिए, ग्राउंड जीरो से तौकीर किदवई हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ट्विटर, अब ये जो शिष्टाचार भेंट की कहानी थी, अब ये ट्विटर हैंडल पर आकर के थमी हुई है और यहां से ये संकेत जो है वो प्रबल संकेत के तौर पर माने जा रहे हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने पर्सनली फॉलो किया है न सिर्फ प्रधानमंत्री को, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को, बल्कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार उनकी तरफ से संकेत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला भी लेंगे। शिवपाल यादव से हमने भी हाल ही में बात भी की थी और उनसे जब पूछा था कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था अभी वक्त सही नहीं है, जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमने उनसे कहा कि क्या आप इस तरह की खबरों का खंडन करते हैं कि आप भाजपा में जा सकते हैं, तो लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं जो है वो पूरी तरह से बनी हुई हैं। अभी माना यह भी जा रहा है कि नवरात्र का महीना, नवरात्र के जो दिन शुरू हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 6 से 7 जब नवरात्र के दिन गुजर चुके होंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आएगी। फिलहाल वो उनका संपर्क अगर देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नजर आ रहा है। अभी ट्विटर का मामला दिख रहा है कि ट्विटर पे उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिसमें सिर्फ 12 ऐसे लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो गए और खासकर पीएमओ ऑफिस भी है। तो अभी देखना होगा कि नए सिरे से वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि वो खुद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी का मर्जर होता है। लेकिन तौकीर, ये तमाम चीजें हैं जिससे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन एक पूर्व विधायक से मुलाकात, इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, उनके जो पुराने जो संबंध है वो कई ऐसे नेताओं से रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो प्रगतिशील के भी हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो फिलहाल जो समीकरण है वो इशारा कर रहे हैं पूरी तरह से कि उनकी जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं आखिरी दौर में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी वो तय करेंगे आने वाले समय में, उसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा होनी है, आजमगढ़ की उपचुनाव होना है, उससे चुनाव लड़ेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो रणनीति है या जो भी मानक है वो तय हो चुके हैं कि जब शिवपाल यादव का आगमन होगा तो उनको किस जगह रखा जाएगा। तो अभी तो फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 6 से 7 दिन ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है
जो फैसला लेंगे शिवपाल यादव, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी है अखिलेश यादव के लिए भी कि वो इस 6-7 दिन में कोई बड़ा फैसला लें और शिवपाल यादव का कद तय करें पार्टी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा समझा किस तरीके से तौकीर बता रहे हैं कि तमाम तरह की जो जानकारियां हैं, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, वो इस तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि जो पूरी कहानी है वो अपने कंक्लूजन पॉइंट पर आ चुकी है और अब यहां से निष्कर्ष निकलना तय माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने विशेष संचार रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर पिछली सरकारें काफी उदासीन रहती थी, जिसकी वजह से यूपी का आधा हिस्सा बीमारियों से ग्रसित रहा करता था। लेकिन बीजेपी की योगी सरकार ने काम किया और उसी के बदौलत 90% इन बीमारियों पर रोक भी लगी है और आने वाले समय में 100% रोक होगी। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान नितिन अग्रवाल ने शिवपाल यादव को लेकर कहा कि शिवपाल यादव और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उन्हें पार्टी में आना है या फिर नहीं आना, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके भतीजे अखिलेश यादव लगातार उनका अपमान जरूर कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये तो तय शिवपाल जी को करना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, वो फैसला वही करेंगे। लेकिन शिवपाल जी का जो बार बार मैं कहूंगा कि जो अपमान समाजवादी पार्टी कर रही और खासतौर से उनके भतीजे उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की रीढ़ माननीय नेताजी और शिवपाल जी हुआ करते थे, जिन्होंने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी की नींव रखी, उत्तर प्रदेश में उसे खड़ा किया है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी अपने चाचा का और अपने पिता को अपमानित करते चले आए हैं, किसी से छिपा नहीं है, उसका खामियाजा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया भी है और आगे भी देती है। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या फिर लगभग 24 रुपए महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 रुपए लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए लीटर हो जाएगा। ये है भाजपाई महंगाई का गढ़। बेटियों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने वाले मिशन शक्ति अभियान के तहत पावन पर्व नवरात्रि के पहले दिन पुलिस विभाग की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल, कॉलेज और जो तमाम जगह हैं वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए। तो इसी कड़ी में प्रदेश भर में मिशन शक्ति के कार्यक्रमों का आगाज आज से हो चुका है। राजधानी लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों के साथ नेशनल पीजी कॉलेज से हुई है और इस अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मंदिर के पास छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। तो वहीं हमारे सहयोगी ने डीसीपी अपर्णा आर कौशिक के साथ में खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में सन महिला शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड की आज लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस जो लखनऊ के प्रमुख कॉलेजेस हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीसीपी सेंटर अपर्णा जी। मैम, जिस तरीके से देखा गया है कि लखनऊ के जो प्रमुख कॉलेजेस हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को लेकर कई तरीके की जिम्मेदारी, इसको लेकर आज आप निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर नेशनल पीजी कॉलेज है, महिलाओं का यहाँ पे बस जो पढ़ने आती हैं उनका अच्छा फुटफॉल है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ आए थे, पिंक बूथ भी हमारा है यहाँ पे, उसको देखने और ये भी सुरक्षा का एक एहसास महिलाओं को कराने, तो इसीलिए हम आए थे। पिंक बूथ की आपने बात की, तो जिस तरीके से 7 बजे के बाद भी वहाँ पर जो महिला कांस्टेबल हैं उनकी टाइमिंग क्या बढ़ाई जाएगी इस महिला सुरक्षा के लिए? देखिए, अभी हम लोग फीडबैक इसका ले रहे हैं, फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट है और अगर हमें लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि बच्चियाँ बता रही थी यहाँ पे 7 बजे के बाद जनरली उनका आना नहीं होता है, कॉलेज टाइमिंग्स पहले के हैं, तो अगर जरूरत महसूस होगी तो ट्राई किया जाएगा। तो ये हमारे साथ डीसीपी सेंटर अपर्णा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि महिला सशक्तिकरण के तहत जिस तरीके से महिला सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की महिला उत्पीड़न की जो समस्या उनको लेकर पिंक बूथ पर अगर महिलाएं पहुंचती हैं तो उनका जल्द से जल्द जो समस्या उनका निस्तारण हो। लखनऊ से जनता टीवी।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए। वहीं कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान तक कर दिया। इसके साथ ही चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी ये पेशकश सबसे पहले की थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंपावत में जनसभा करते हुए बातों ही बातों में चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि अब इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की थी, इसमें चंपावत विधायक भी शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान को तय करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से जनता ने उन्हें पसंद किया है, कम से कम 6 स्थानों से माननीय विधायक गणों ने इच्छा प्रकट की है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। और उसमें चंपावत में भी गहतोड़ी जी ने भी नेतृत्व से प्रदेश पार्टी हाईकमान से अनुरोध किया है कि मैं मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो निश्चित रूप से चूंकि चुनाव भी होना है और मुख्यमंत्री जी को विधायक भी बनना है, तो ये सारे विचारणीय विषय हैं। और इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर चंपावत से चुनाव लड़ूंगा, तो लेकिन आखिरी फैसला इसको हाईकमान को ही करना है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नवीन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, सीट छोड़ने वाले विधायकों की फेहरिस्त बहुत लंबी, लेकिन जिक्र पहले विधायक यानी कि कैलाश गहतोड़ी का हुआ है। जी निश्चित तौर पर बीजेपी ने प्रचंड जीत अपनी हासिल की है। उत्तराखंड में 47 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। इसके साथ ही 23 सीटों की बात करें तो 23 सीटों में उनका रुझान नहीं आ पाया है। लेकिन साफ तौर पर अब यह है कि कई विधायकों ने साफ तौर पर यह पेशकश की है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी सीट देनी है। इसमें अगर बात की जाए कैलाश गहतोड़ी ने, तो सबसे पहली जो पेशकश की थी कैलाश गहतोड़ी ने की थी। लगातार ये बातें चल रही थी। अन्य कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारी विधानसभा से सीट चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं। इसके साथ ही अब जब कैलाश गहतोड़ी की बात हो रही है तो लगातार सोशल मीडिया पर भी यह बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री के लिए कैलाश गहतोड़ी अपनी सीट छोड़ेंगे। हालांकि अभी पिछले दिनों की बात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बातों बातों में अपनी इच्छा जरूर जाहिर की है कि वह वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सरगर्मियां जरूर तेज हो रही हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री के लिए कौन सा विधायक सीट छोड़ेगा और किस पर मुख्यमंत्री दांव खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब समीकरण को साधने का प्रयास बीजेपी द्वारा जरूर किया जा रहा है कि किस तरीके से अब जो, क्योंकि 6 महीने का वक्त है, इसमें चुनाव भी लड़ना है, चुनाव जीतना है, तभी वह मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी अब संगठन को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर जरूर बनती हुई बीजेपी में नजर आ रही है। हालांकि अब विधायकों की पेशकश में किस विधायक का नाम आता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा सुना समझा कि किस तरीके से कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने सबसे पहले पेशकश करी थी मुख्यमंत्री के लिए अपना पद छोड़ने की, उनका नाम, उनका जिक्र जरूर इशारों में पुष्कर सिंह धामी ने किया है। हालांकि फैसला आलाकमान को करना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोविड काल में सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कोरोना वॉरियर्स को नियुक्त किया, लेकिन अब कोरोना के संभावित खतरे को समाप्त होता देख कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं को भी 31 मार्च को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद से ही कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सेवा विस्तार की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात करने पहुंचे कर्मचारी, वहां भी उनको सम्मान नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री बिना प्रभावित कर्मचारियों से मुलाकात किए अन्य किसी कार्यक्रम के लिए वहां से रवाना तक हो गए, जिससे आक्रोशित कर्मचारी हर हाल में मंत्री से मुलाकात की मांग को लेकर घर के बाहर धरने पर बैठ गए। माननीय श्री धन सिंह रावत जी ने हमें यहाँ पे, हम परसों मिले थे उनसे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग 2 तारीख को आइए, 2 तारीख को आपकी बातें हम सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे आगे जाके। लेकिन सर जिस तरीके से अभी गए हैं, थोड़ा हमें दुख है इस चीज़ का कि उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अगर हम यहाँ पे मौजूद नहीं रहते तो वो हमारी गलती होती सर, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1.5-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिनके 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी हैं सर।
तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं केवल मंत्री जी से अपने बात रखने के लिए। तो ये बहुत ही दुखद बात है सर हमारे लिए। सर हमारे अंदर अभी भी एक उम्मीद है, हम अभी भी उनका वेट करेंगे क्योंकि उन्होंने 2 तारीख बोला था। तो हम लोग सर 8 दिन से अपना कार्य बहिष्कार करके ओपीडी के बाहर अपना बैठे थे और कल भी हम पूरा दिन सुबह से बैठ के 8 बजे से बैठ के 8:30 बजे रात को घर गए हैं और हमने हमारे सभी साथियों को ये उम्मीद थी कि सर आज हमें कुछ बताएंगे, हमारे बारे में कुछ आश्वासन देंगे, लेकिन सर अभी हमसे मिल नहीं पाए। लेकिन उम्मीद अभी भी है, हम अभी भी सर आज उनसे मिल के रहेंगे। आज 2 तारीख है, कोई नहीं, हम वेट करेंगे, वो शाम को आते हैं, हम शाम को मिलेंगे।